तो जय हिंद, जल्दी से लाइव जुड़ जाए। चलिए, जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सारे लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, शायद क्वेश्चन नंबर 18 19 हो गया था। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन हो गए थे, कितने क्वेश्चन हो गए थे, उसी हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों ने कर लिया था। अब आज का जो सेट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तक, 21 से शुरू करेंगे। नवीन कुमार यादव, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अच्छा, 18 हुए थे, 18, ठीक है। 19 नंबर देख लेते हैं, पिछले टेस्ट का 19 नंबर सवाल, पिछले टेस्ट का 19 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें तो बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर 19 नंबर सवाल देखिएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? देखो बच्चों, यहाँ पर संवेग सदिश होता है, बलागुण सदिश होता है, क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश होता है। लेकिन उष्मा हो, ऊर्जा हो, कार्य हो, उष्मा हो, ऊर्जा हो, कार्य हो, यहाँ पर गुप्त उष्मा की बात किया गया। कोई भी उष्मा हो, सब क्या होता है? स्केलर होता है। ये अदिश राशि है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश नहीं मतलब कौन अदिश है? इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 20 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्षैतिज से, ये सवाल हमने आप लोगों को टेस्ट में भी करा रखा है। ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज होता है। कोई भी बल है बच्चों क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर, ये थीटा बराबर दिया गया यहाँ पर 60 अंश, और ये बल यह बराबर दिया गया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पे काम करता है। बल के क्षैतिज घटक का मान बताइए। तो ये बल का जो क्षैतिज घटक होता है यह cos थीटा होता है, और जो बल का ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसे कहते हैं f sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक f sin थीटा होता है, क्षैतिज घटक f cos थीटा। f का मान कितना है? 10। cos थीटा मतलब cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। क्षैतिज घटक हो जाएगा 5 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ये 5 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को गुड आफ्टरनून। अगर ऊर्ध्वाधर घटक पूछा जाता f sin थीटा, f का मान 10, sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। 2 से कटेगा, कितना आएगा? 5√3 न्यूटन, 5√3 न्यूटन। अगर ऊर्ध्वाधर घटक पूछा जाता तो 5√3 न्यूटन आता। क्षैतिज घटक यहाँ पर 5 न्यूटन है, ठीक है। एक बार सारे लोग देख लो, जब कोई बल क्षैतिज से थीटा कोण पे काम करे तो उसका क्षैतिज घटक होगा f cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा f sin थीटा। f cos 60 अंश का मान 1/2, 5 न्यूटन आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक f sin थीटा, f का मान 10, sin 60 अंश का मान √3/2, कटेगा 5√3 आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। ये तो कल का प्रैक्टिस सेट था। अब हम लोग जो है आज का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 करें। किसी वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का माप, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है? यहां पर 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है। और वर्नियर पर खानों की संख्या कितनी है? 10। अल्पतमांक बताना है, न्यूमेरिकल है ये। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर क्या होता है? अल्पतमांक बराबर m/n होता है। m/n का मतलब मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, एक भाग का मान 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, बटा खानों की संख्या 10, कितना आएगा? 0.05 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में कोई आंसर है नहीं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, ये 10 से और भाग दे दो, तो 0.005 सेंटीमीटर, 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, यहां पर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन बताया उनका गलत है भाई, बी ऑप्शन वालों का गलत है। यहां पर सी ऑप्शन होगा, 0.5 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, काफी लोगों ने सी निकाल दिया, वेरी गुड। 0.005 सेंटीमीटर, वहां पर वो मिलीमीटर में 0.05 मिलीमीटर, उसे सेंटीमीटर में बदल दो, 10 से भाग दे दो, आंसर आएगा 0.005 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लेना कि जो है अगर कहा जाए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है तो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा माप लेता है, 1/10 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। अगर रटने वाला कोई सवाल आए, न्यूमेरिकल ना वैसे जनरल, कि भाई बताइए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। और अगर आपसे कहा जाए स्क्रू गेज का अल्पतमांक, नोट कर लो, स्क्रू गेज का 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी माप पाएगा, 1/100 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये स्क्रू गेज का होगा, स्क्रू गेज का लिखो यहां पर, स्क्रू गेज पेच मापी, स्क्रू गेज का अल्पतमांक ये होता है 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। और जो वर्नियर कैलिपर्स उसका अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होगा, ये होता है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक पेच मापी के गोलीय पैमाने पर 50 चिन्ह है। गोल पैमाने पर चिन्ह कितने हैं? 50। इसका पेच 5 चक्कर घूमने में
10 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 5 चक्कर में 10 मिलीमीटर, 5 चक्कर में 10 मिलीमीटर, एक चक्कर में जो घूमेगा 2 मिलीमीटर, एक चक्कर में जितना दूरी तय करेगा, इसे कहते हैं चूड़ी अंतराल, इसे कहते हैं चूड़ी अंतराल। रिवीजन कर लेना जरूर जो हमने बताया डिटेल। एक चक्कर घूमने में 2 मिलीमीटर दूरी तय करेगा और एक चक्कर में जितना घूमेगा उसे कहते हैं चूड़ी अंतराल। और वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग हैं? 50। तो क्या करोगे भाई, यहां पर देखो क्या करोगे, अल्पतमांक बराबर क्या होता है, चूड़ी अंतराल बटा गोल पैमाने पर भागों की संख्या, चूड़ी अंतराल बटा गोल पैमाने पर भागों की संख्या। चूड़ी अंतराल 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमानों पर भागों की संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा 2/50, 2/50, ये हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर, 0.04 मिलीमीटर। जब 2/50 करोगे तो 0.04 मिलीमीटर हो जाएगा। ऐसे देखो, जैसे 2 को 50 से भाग देना है, दशमलव फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, 5 चौक 20, 200, तो 0.04 मिलीमीटर, 0.04 मिलीमीटर। इसे सेंटीमीटर में बदलो क्योंकि विकल्प में सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर बदलोगे 10 से भाग, 0.004 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.004 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर सभी को? यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। फास्ट आप लोगों को करना है, फुल एंड फास्ट, यहां पर सारी चीजें करनी है। एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर है। इसका मतलब वर्नियर पर भागों की संख्या कितनी है? वर्नियर पर भागों की संख्या n 25 है। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में हो, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान आधा मिलीमीटर हो, मुख्य पैमाने का एक भाग का मान आधा मिलीमीटर हो, तो वर्नियर का अल्पतमांक बताओ तो क्या होता है? लीस्ट काउंट m/n होता है। मुख्य पैमाने के भाग का मान बटे वर्नियर पर भागों की संख्या, तो m का मान कितना? m का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 को 0.5 कह सकते हैं, 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 मिलीमीटर बटे में n का मान कितना है? 25, n का मान 25, 5 से का ये 10 नीचे आ जाएगा, 5 के 5, 5/25 है ना, 5/25, ये कितना हो जाएगा? 1/5 1/50 मिलीमीटर, 1/50 मिलीमीटर आएगा, 1/50, 1 को 50 से भाग दो, 0.00 50 गुना 100, 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 24 भाग मुख्य पैमाने का वर्नियर के 25 भाग के बराबर, वर्नियर पर भागों की संख्या 25 है। मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान आधा मिलीमीटर, जिसे आधा मतलब 0.5 मिलीमीटर। अल्पतमांक होता है m/n, m का मान 0.5 मिलीमीटर बटे n 25, दशमलव काटोगे 10, 5 के 5, 5/25, 5 दाम 50, 1/50 मिलीमीटर। 1 को 50 से भाग दे दो, 1 को 50 से भाग दे दो, ठीक है, 1 को 50 से भाग दे दो। ठीक है, अगला सवाल है यहां पर, किसी गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए उपयुक्त यंत्र, किसी गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए उपयुक्त यंत्र प्रकार। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स, पेच मापी, गोलाई मापी, बोलो क्या आंसर होगा इसका? गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए क्या होता है, या किसी प्लेट की मोटाई मापने के लिए स्पेरोमीटर का उपयोग होता है, गोलाई मापी का उपयोग करते हैं, गोलाई मापी, स्पेरोमीटर। अगला है, एक पिंड गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरता है। अगर कोई भी पिंड गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। यात्रा के पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, तो विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र पहले पता होना चाहिए। विशेष सेकंड में या टीवें सेकंड में चली गई दूरी, विशेष सेकंड या टीवें सेकंड में, टीवें सेकंड में चली गई दूरी, विशेष सेकंड बाद टीवें या टीवें सेकंड में चली गई दूरी, यह बराबर होता है u प्लस a/2, और ये क्या होगा? 2t-1। जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, ये हो जाएगा 0, s बराबर हो जाएगा a/2, a/2 2t-1, a/2 2t-1। ये दूरी जो होगा वो 2t-1 के समानुपाती होगा। s समानुपाती किसके होगा? 2t-1, यह समानुपाती 2t-1 हो जाएगा। पहले सेकंड में t का मान 1 रख दो, 2 गुणे 1 2, 2 - 1 घटाओ 1 आएगा। दूसरे सेकंड में 2 दूना 4, 4 में से घटाओ 3 हो जाएगा। तीसरे सेकंड में 3 दूना 6, 6 में से घटाओ 5, 1:3:5, 1:3:5 हो जाएगा। ठीक है, 1:3:5। ठीक है, तो पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी 3 5 हो जाएगा। अगर ये कहता इसी सवाल में 1 सेकंड, 2 सेकंड हुआ 3 सेकंड में, 1 सेकंड, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, तो 1:4:9 होगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात 1:4:9 होगा, 1:4:9। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा सेकंड अलग चीज है, और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात अलग है।
पहला दूसरा तीसरा सेकंड, 1 3 5 होगा और 1 सेकंड 2 सेकंड और 3 सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात 1:4:9 होता है। विकल्प नंबर तब सी हो जाता अगर प्रश्न बदल जाता। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। आगे अगले सवाल का आंसर दो। अगले सवाल का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। ठीक है, अगला है देखिए यहां पर एक पत्थर, देखो ये आपकी किताब में 4.5 है लेकिन इसको हमने कहा था 45 बना लेना, यहां पर 45 होगा। ठीक है, 45 मीटर, 45 मीटर। ये सवाल हम टेस्ट में दे चुके हैं, करा भी चुके हैं। एक पत्थर किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। एक पत्थर किसी मीनार की चोटी से, आंसर भी आपको याद होगा, एक पत्थर किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है तो उसे धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगता है? टी बराबर होता है √2h/g, √2h/g हो जाएगा, √2h/g। मान लो यह ऊंचाई से इसे गिराया जाता है तो धरातल तक पहुंचने में लगा समय √2h/g हो जाएगा। ठीक है, कह रहा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वह अंतिम सेकंड मतलब टीवें सेकंड में वो 45 मीटर की दूरी तय करता है। तो विशेष सेकंड में चली गई दूरी u + a/2 2t - 1 हो जाएगा, 2t - 1। अंतिम सेकंड में 45 मीटर की दूरी, इसकी जगह 45। प्रारंभिक वेग 0 होगा क्योंकि अगर किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाएगा प्रारंभिक वेग 0। a का मान गुरुत्वीय त्वरण रखो 10, a की जगह g रखो, g का मान 10/2 5 और ये क्या हो जाएगा 2t - 1। ठीक है, ये कितना होगा यहां से 45 बराबर 5 × 10t - 5 है ना, 5 और 45 50, 50 बराबर 10t हो जाएगा। कटेगा तो t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 5 सेकंड, समय 5 सेकंड होगा। यहाँ t का मान 5 सेकंड रख दो, t की जगह 5 बराबर √2h/g, दोनों पक्षों का वर्ग करो, 5 का वर्ग 25 बराबर हो जाएगा 2h/g, g का मान 10, 2 1 के 2 2 5 10, 5 × 25, h बराबर कितना हो जाएगा 125 मीटर, h बराबर 125 मीटर हो जाएगा, h बराबर 125 मीटर। बहुत सारे लोगों को आंसर याद होगा, ये 125 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कह रहा सवाल में किसी वस्तु को मीनार की चोटी से छोड़ा जाता है तो h ऊंचाई से अगर छोड़ा गया तो उसे धरातल तक पहुंचने में समय कितना लगेगा? t बराबर √2h/g समय लगेगा। यहां तक पहुंचने में समय √2h/g लगेगा। कह रहा अंतिम सेकंड में, मान लो यहां से यहां तक समय t सेकंड लगता है तो अंतिम सेकंड मतलब टीवां सेकंड, टीवें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है। यहां पर 45 रख दो और मुक्त रूप से वस्तु की गति u बराबर 0, a की जगह g गुरुत्वीय त्वरण 10 रखो, 10/2 5 हो जाएगा, 5 × 10t - 5, इसको इधर लाओ 50, तो t का मान 5 सेकंड। इसका मतलब टोटल समय कितना लगा 5 सेकंड। 5 सेकंड में जो है कितनी दूरी तय करेगा वो पता करना, मतलब h का मान हमको बताना था, h का मान बताना था। ठीक है, यहां पर अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। एक गेंद A U चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है और इसी क्षण दूसरी गेंद B यह ऊंचाई से विराम से छोड़ी जाती है। t समय बाद गेंद B के सापेक्ष गेंद A की चाल क्या होगी? गेंद A के सापेक्ष गेंद B के सापेक्ष गेंद A की चाल कितनी होगी? बताओ भाई इसका आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने किताब के पीछे का रिवीजन किया है। जो पीछे क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने लोगों ने रिवीजन किया है? संदीप चक्रवर्ती, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाते रहो, लिखना जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। बताइए इसका आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने किताब को पढ़ा है। जिन्होंने किताब को पढ़ा होगा उत्तर सही देंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो उत्तर गलत देंगे। जल्दी बताएं। जिन लोगों ने किताब को रिवाइज किया होगा तो सही बता पाएंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो गलत बताएंगे। श्याम जी सी आसन बता रहे हैं, अभिषेक सी बता रहे हैं, सुशील कुमार, अभिषेक कुमार गुप्ता सी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। फटाफट बताइए सभी लोग, जल्दी बताओ। कम से कम किताब के पीछे का तो पढ़ लिया करो। एक गेंद ए, एक कोई गेंद है ए, इस गेंद का नाम ए, इसको ऊर्ध्वाधर U चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसी क्षण दूसरी गेंद को h ऊंचाई से यहां पर किसी गेंद को B को छोड़ा जाता है। इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। t समय बाद गेंद B के सापेक्ष, t समय के बाद गेंद B के सापेक्ष गेंद A की चाल क्या होगी? t समय के बाद, ऐसे समझो, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी बताओ इसके सापेक्ष इसकी चाल क्या है? इसके सापेक्ष इसकी चाल कितनी होगी जितने वेग से हमने फेंका है? ठीक है, जितने वेग से हमने इसको फेंका है जरूर इसका प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन इसके सापेक्ष इसका वेग u रहेगा। इसका वेग कितना रहेगा? u। जैसे मान लो कि आप लोगों को पता है कि जैसे आप ट्रेन में बैठ करके यात्रा करते हो तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको पीछे की ओर दौड़ते हुए नजर आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितने गति से ट्रेन जाती है उतनी गति से पीछे की ओर पेड़ दौड़ते भागते नजर आते हैं, पीछे की ओर। तो अगर कहा जाए ट्रेन के सापेक्ष पेड़ का वेग क्या होगा, तो जितने वेग से
वो वस्तु वो ट्रेन चल रही होगी उतने ही वेग से वो पीछे की ओर विपरीत दिशा में पेड़ पौधे भी गतिमान रहते हैं। समझिए बात की नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से छूट चुकी है, प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है वो क्या देखेगा, जितने वेग से उसकी ट्रेन आगे जा रही है उसको ये प्रतीत होगा उतने ही वेग से जो है वो व्यक्ति पीछे जा रहा, जबकि वो व्यक्ति क्या है, विरामावस्था में है ना। तो ध्यान देना, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी वस्तु इसका वेग घटेगा और ये नीचे आएगी इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जितना इसका वेग जो है घटेगा उतना इसका वेग बढ़ेगा, मतलब इसके सापेक्ष इसका वेग u और इसके सापेक्ष इसका वेग कितना होगा, u ही रहेगा, यहां पर वो नहीं बदलेगा, उतना ही गति रहेगी। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका विकल्प नंबर ए होगा। गेंद बी के सापेक्ष गेंद ए की चाल या गेंद ए के सापेक्ष गेंद बी की चाल वही होगी जितने वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया था। ये भी बताओ भाई, ठीक है। इसका देखते हैं कितने लोगों को आंसर पता है। एक कार ए, कोई कार ए है, एक कार ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वेग दिया गया यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाने का वेग। एक कोई कार है ए से बी तक जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से और पुनः ए तक वापस आती है कितने वेग से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पुनः आती है, लौट आती है। इसका औसत वेग बताइए, एवरेज वेग बताइए कितना होगा, जल्दी बताएं। रुचि पटेल, वेरी गुड। रुचि पटेल ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी ये टेस्ट में आया था पिछले, तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ रहे हो। सागर त्रिपाठी, तुम लोग नकल करके उत्तर देते हो, है ना, नकल करके आप टेस्ट देते हो, है ना, कहीं से कुछ नहीं पता है। अभय पटेल को पता है, बिल्कुल सही है। शिवम कुमार, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, शिवम कुमार पढ़ नहीं रहे हो बेटा, ठीक है। व्योम त्रिपाठी बिल्कुल सही है, इन्होंने पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा बिल्कुल सही दिया है। गुड्डू वर्मा पढ़े हैं, ठीक है। कुछ लोग खाली आंसर ठीक करते हैं। मैंने 20 बार बताया, जितने प्रैक्टिस मैंने कराया, जितने पेपर कराया, सारे पेपर अच्छे से सॉल्व कर लो। जरूरी नहीं है आपकी किताब के पीछे जो आंसर वो सही हो, जरूरी नहीं जो आपकी किताब के पीछे आंसर वो सही हो, है ना। कपिल दुबे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो बेटा, इसी से पता चल गया। ये सवाल हमने पिछले टेस्ट में दिया था, पिछले टेस्ट में दिया था, लेकिन आप लोगों के उत्तर गलत आने की वजह से जो समझ में आ गया कि आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, है ना। पढ़ाने से फायदा क्या, जब कॉन्सेप्ट सीख नहीं पा रहे हो, केवल आपको उत्तर रटना है, तो फायदा क्या है। जो किताब में गलत है वही गलत पढ़ोगे, जबकि ये सवाल मैं करा चुका हूं। लकी को स्वामी, हर्ष शर्मा, वेरी गुड। क्रैश कोर्स के लगभग बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल सॉल्व किया इस सवाल को। अवनीश मौर्य, वेरी गुड। अरे भैया हमने बताया था क्या, औसत वेग बताना है। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कुल विस्थापन बटे कुल समय को एवरेज वेग कहते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय को औसत वेग कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई कार ए बिंदु से बी बिंदु तक जाए किसी भी वेग से, वापस आए बी से ए, तो बोलो विस्थापन कितना हो गया। यहां से कार बी तक गई, बी से वापस ए पे आई, तो बोलो कुल विस्थापन कितना होगा, 0। 0 अपान समय, 0 अपान समय बराबर क्या हो जाएगा, 0। औसत वेग 0 हो जाएगा। ये हमने सॉल्व भी कराया था, आपकी किताब में ए ऑप्शन दिया जो कि गलत है ना। आर्यन ध्यान दो बेटा, गलत आप पढ़ रहे हो, जो आपकी किताब में दिया गया ऑप्शन ए ठीक है, वहां पर दिया है वो गलत है। औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, आंसर आएगा 0। ठीक है, औसत वेग होगा 0 यहां पर। जब ए से बी तक गई कार, बी से ए आ गई, तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, और कुल विस्थापन क्या हो गया, 0। 0 अपान समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 अपान समथिंग बराबर 0। अगला सवाल है, 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई, 60 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। प्रारंभिक वेग चलती हुई एक कार का वेग 4 सेकंड में, समय t बराबर दिया गया 4 सेकंड। 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, v का मान 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड। तो कार में त्वरण बताना है। a त्वरण एक सदिश राशि है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी हो जाएगा। अंतिम वेग कितना है, 20 है। प्रारंभिक वेग कितना है, 60 है। 20 माइनस 60 अपान टी कितने का, 4 सेकंड का समय, t बराबर 4 सेकंड, है ना। 20 माइनस 60 माइनस 40 बटे 4, 4 1 के 4, 4 दाम 40, माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक में त्वरण आया है, ऋणात्मक में त्वरण आया। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन, है ना। ये रिटार्डेशन हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, रटने से काम नहीं चलेगा, हल कर लेना। ये u का मान दिया गया है, ये अंतिम वेग v का मान दिया गया है, ये t का मान दिया गया है। त्वरण हमें ज्ञात करना है, त्वरण हमें ज्ञात करना है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अगला सवाल है, विराम अवस्था में रखी। विराम अवस्था का मतलब है u बराबर 0।
विराम अवस्था में रखी 0.5 किलोग्राम, m बराबर 0.5 किलोग्राम की गेंद 0.2 सेकंड में, t बराबर 0.2 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। लगने वाला बल बताइए, बल बताइए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण तो पता होना चाहिए, तभी तो बल निकाल पाओगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहां से त्वरण बराबर क्या होगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम वेग 6 है, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 0। 6 माइनस 0.t, टी का मान कितना है? 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड। ए बराबर 6 बटे 0.2, 2 से काटो ऊपर जाएगा 10, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 5 अब 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मान कितना है? 30, सॉरी द्रव्यमान का मान है 0.5, 0.5। त्वरण ए का मान कितना है? 30। दशमलव हटाओ नीचे 10, कट जाएगा। 5 दिया क्या होगा? 15 न्यूटन। 5 दिया 15 न्यूटन। ये भी सवाल करा चुके हैं, ये दूसरी बार करा रहे हैं। देखो u दिया गया है, v दिया गया है, t दिया गया। पहले a निकाल लो, फिर बल बताना है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या बराबर ma कर दीजिए, गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये भी सवाल दूसरी बार करा रहे हैं। जितना क्वेश्चन हमने कराया है उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। रॉकेट नोदन का मूल सिद्धांत, रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। रेखीय संवेग संरक्षण जो कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट का जो नोदन है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है रेखीय संवेग संरक्षण। अगला है किसी पिंड के संवेग p व गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? तो k बराबर होता है p स्क्वायर बटे 2m, होता है कि नहीं? रेखीय संवेग का सूत्र, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र रेखीय संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा k होता है p स्क्वायर बटे 2m। वैसे काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, बट रेखीय संवेग p के पदों में काइनेटिक एनर्जी k बराबर p स्क्वायर बटे 2m होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। k बराबर क्या होगा? p स्क्वायर बटे 2m, p स्क्वायर बटे 2m होगा। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है p स्क्वायर बटे 2m। अगला, चलती गाड़ी में एक पत्थर उछालने पर, चलती गाड़ी में एक पत्थर उछालने पर वह गाड़ी के उसी स्थान पर आ जाती है जहां से वह फेंका गया है। इस क्रिया का संबंध जिस सिद्धांत से है वह क्या कहलाएगा? बताओ जल्दी से। अगर उसी प्लेस पे आ जाए तो ये कौन सा सिद्धांत है? चलती गाड़ी में एक पत्थर उछालने पर, अच्छा जब गाड़ी चल रही है तो पत्थर भी उसी वेग से चला। अगर पत्थर गाड़ी में है तो जिस वेग से गाड़ी चल रही है उसी वेग से पत्थर भी चला। अगर हम उछालेंगे ऊपर की ओर गति कराएंगे तो वो तो हॉरिजॉन्टल चली रहा, तो जितना गाड़ी आगे चलेगी उतना पत्थर भी आगे चलेगा और उसी प्लेस पे जाके गिरेगा, उसी प्लेस पर जाके गिरेगा। इस क्रिया का संबंध क्या है? ये जड़त्व का नियम है। ठीक है, हर वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तुओं का अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम होता है। चलिए इसको देखते हैं। 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम की दो वस्तुएं, ये m1 और ये m2, उनके वेग यहाँ पर u1 और इसका वेग है u2, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकरा करके जुड़ जाएं तो अगर दो वस्तुएं टक्कर के बाद जुड़ जाती हैं तो ऐसे संघट्ट को, ऐसे टकराव को अप्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, इनेलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और वस्तुएं जब टकरा करके चिपक जाएंगी एक साथ जिस वेग से चलती है उसका सूत्र होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपान होता है m1 प्लस m2। जब दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हो, u1 और u2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान हो, u1 और u2 से सेम दिशा में गतिमान हो, टकराने के बाद अगर वो जुड़ जाएं और जुड़ करके जो है मान लो v वेग से गति करना शुरू कर देती है तो वो वेग v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। m1 u1 मतलब यहाँ पर m1 10 into 40 कितना होगा? 400 प्लस m2 मतलब 20 और दिशा विपरीत एक दूसरे की ओर आ रही है इसलिए माइनस का 50 लिखेंगे अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। 10 और 20 कितना होगा? 30। ये हो जाएगा 400 प्लस इंटू माइनस 20 इंटू 50 कितना होगा? 1000 बटे क्या होगा? 30। 400 माइनस 1000 कितना हो जाएगा? माइनस का 600 बटे 30, ये कैंसिल, 3 से 20 हो जाएगा, माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 20 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस 20 का मतलब यह 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग की दिशा में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका बी होगा। अर्पित यादव पढ़ नहीं रहे हो? एक बार हम सवाल करा चुके हैं, ये सवाल टेस्ट में करा चुके हैं। कितनी बार बताएं कि पूरे टेस्ट सॉल्व कर लो? कितनी बार बताएं? 1000 बार बोल चुका हूं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि जितने भी हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं उन सारे टेस्ट का कंप्लीट डिस्कशन भी करा चुके हैं, फिर भी उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये अपने साथ धोखा कर रहे हो, है ना? यहाँ पर जो है 400 माइनस 1000, इसकी दिशा विपरीत, दोनों एक दूसरे की ओर, ये माइनस बताएगा कि 50 मीटर प्रति सेकंड की गति की दिशा में पूरा सिस्टम गति करेगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल है, यहां पर देखिए, पहले आई कैप जे कैप के कैप का मतलब बता देते हैं। आई कैप जे कैप के कैप का मतलब देखिए, देखो ये अक्सर होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है,
ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये अक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये आपके कोर्स में नहीं लेकिन किताब में दिया गया इसलिए इसको बता दे रहे हैं। ये अक्ष अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है, इसको जे कैप पढ़ते हैं, इसको आई कैप पढ़ते हैं। जेड अक्ष की दिशा में के कैप होता है, ये अक्ष अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में के कैप। ठीक है, 3m द्रव्यमान का एक पिंड 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये 3m द्रव्यमान का पिंड है, 3m द्रव्यमान का पिंड है और 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, बाद में संवेग, क्योंकि सिलेबस का है ही नहीं। पहले संवेग बराबर बाद का संवेग, पहले संवेग 0 जब वो टूटा नहीं था, बाद का संवेग P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 P3, 3 टुकड़ों का संवेग जोड़ दो, P1 प्लस P2 प्लस P3। पहले संवेग कितना 0, बाद में संवेग तीनों संवेगों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 0, P1 बराबर हो जाएगा mv1 प्लस P बराबर mv होता है, P2 हो जाएगा mv2, तीनों टुकड़ों के द्रव्यमान सेम है, P3 बराबर हो जाएगा mv3, m से कट जाएगा, m कॉमन ले लो तो सिर्फ इतना ही बचेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर 0। v1 मतलब जो पहला टुकड़ा है उसका वेग vj का है, v1 की जगह क्या लिखोगे vj का, v2 की जगह क्या दिया गया माइनस vi का, प्लस v3 हमको बताना है बराबर 0। तो v3 बराबर क्या होगा, vi उधर ले जाओ तो प्लस vi हो जाएगा और vj उधर ले जाओ माइनस vj हो जाएगा, v कॉमन ले लो i माइनस j, v कॉमन ले लो i माइनस j हो जाएगा। क्या आवाज नहीं आ रही? सुन लो ध्यान से, ये 3m द्रव्यमान का टुकड़ा है, ये 3 भागों में टूट गया, m m m m m m 3। ठीक है, तो पहले संवेग रुका था ये 3m द्रव्यमान का 0, बाद में 3 टुकड़े के संवेग निकाल लीजिए, P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 होगा m1 v1 मतलब mv1, P2 होगा mv2 और P3 होगा mv3। m से डिवाइड कर दो, v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 की दिशा दी गई है, देखो v1 है vj का, v2 है माइनस vi का, प्लस v3 बराबर 0, v3 का मान निकाल लो vi माइनस vj, v कॉमन ले लो i माइनस j आएगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है इसका आंसर याद रखना, ये आपके कोर्स में नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अगर ऐसा कहा जाए कि कोई बम अचानक विस्फोट होता है, अचानक विस्फोट होता है तो क्या चीज संरक्षित रहेगा, तो क्या संरक्षित रहेगा, अगर यह सवाल पूछ लिया जाए क्या संरक्षित रहेगा, क्या संरक्षित रहेगा, तो संवेग, रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। अगर बम अचानक विस्फोट हो जाता है तो क्या चीज संरक्षित रहेगा। ठीक है, अगला सवाल तुम लोग करो जल्दी से। देखिए द्रव्यमान m और 2m की दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं सेम है, मतलब m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 बराबर m, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 बराबर 2m, इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, के दोनों के लिए समान, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात, पहले वस्तु का रेखीय संवेग P1, दूसरी वस्तु का रेखीय संवेग P2, P1 बटे P2 बताना है, P1 बटे P2 बताना है।
तो रेखीय संवेग P बराबर होता है अंडर रूट 2m के। ये सूत्र याद रखना, P बराबर अंडर रूट 2m के। P1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2m1 के, दोनों के लिए गतिज ऊर्जा सेम। P2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2, यहां पर गतिज ऊर्जा के। P1 बटे P2 बताना है, P1 बटे P2 बताना है। k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा m1 अपान m2। m1 का मान m दिया गया है, m2 का मान कितना है 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 रूट 2 हो जाएगा, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 बाई रूट 2। ठीक है, ये सवाल हम करा चुके हैं टेस्ट में, 1 बाई रूट 2। देखिए स्थिर अवस्था में 16 किलोग्राम द्रव्यमान, ये u1 बराबर 0, स्थिर अवस्था में मतलब u1 0, m1 16 किलोग्राम, 16 किलोग्राम द्रव्यमान का बम। ठीक है, 4 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम द्रव्यमान का वेग। ठीक है, स्थिर अवस्था में 16 किलोग्राम तथा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तब तक 39 देख लेते हैं हम लोग। 39 ये इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट करेक्शन इसका हो जाएगा, फिर करा देंगे। 39 देखिए तब तक, 39 देखिए। 39 संवेग का आघूर्ण, संवेग का मतलब रेखीय संवेग, संवेग का मतलब रेखीय संवेग, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, सुनील गंगवार पहले 288 जूल निकाल लिए, जब वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो कहां से आंसर आ गया, है ना। तो रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकंड होगा, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है। बीमा सूत्र लिख लो, ml2t - 1, ml2t - 1, ml2t - 1 होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं पहले। 40 नंबर, सही संबंध बताना है। घर्षण बल का सूत्र बताया था हमने, ठीक है, अभी पिछले क्लास में। तो घर्षण बल होता है F समानुपाती n होता है, या F बराबर होता है म्यू इंटू n। घर्षण बल F बराबर म्यू इंटू n, या Fs बराबर हो जाएगा म्यू s इंटू n। Fs बराबर म्यू s इंटू n, n की जगह r भी होता है, n को कहते हैं अविलंब प्रतिक्रिया, ये सबको रटा होगा, कई बार हमने बताया है। तो Fs समानुपाती n, Fs बराबर म्यू s इंटू n, n को अविलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं, अविलंब प्रतिक्रिया बल को n भी कहते हैं और इसे r भी कहते हैं, चाहे n बोलो चाहे इसे r बोलो, n और r दोनों का एक ही मतलब होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Fs बराबर म्यू s इंटू r, Fs बराबर म्यू s इंटू r हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब जो है इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बचा है, वो कल बता देंगे और आगे की बात की जाएगी। अभी आप लोग केमिस्ट्री पढ़िए इसके बाद।
बच्चों, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे बच्चों, सभी जल्दी से लाइव आ जाइए और हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 100% श्योर आपका 1 नंबर आज आएगा ही आएगा। 1 नंबर आपको श्योर आज इस लेक्चर में मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़िए। सभी लोग कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए और अपनी कॉपी पेन को लेकर बैठिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्लाइड में नहीं होते हैं, मैं उनको ओरल डिस्कस कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का हम लोगों का टॉपिक है आयरन, लोहा। लोहा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोहे के बारे में नहीं जानता है। लोहा एक हम लोगों के लिए ये कह सकते हैं कि एक जरूरतमंद धातु बन गई है, एक जरूरतमंद धातु बन गई है, आवश्यक धातु बन गई है। क्योंकि बिना लोहे के तो हमको लगता है ऐसा कि होता ही नहीं कुछ। पुल बनेंगे तो लोहे की सरिया पड़ेगी, घर में दरवाजे लगेंगे तो लोहे के लगेंगे, मकान बनेगा तो लोहे की सरिया पड़ेगी, हर जगह लोहे की ही मांग है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि लोहा नेचर में कैसे मिलता है, लोहा की धातु की अधातु है, लोहे के कुछ इंपॉर्टेंट एक्स होते हैं, ओर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से रीड करिए क्योंकि ओर्स जरूर पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यार बच्चों, ये देखिए लोहा है, और लोहा जो होती है लोहा एक धातु है, मेटल है, और उसका जो सिंबल होता है Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है, और इंग्लिश में इसको आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। लोहा जो होता है एक धातु है, और उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। दूसरी बात, जो Fe जो हमारी होती है, ये धातु मैंने बताया कि धातु है। अब देखिए, ये धातु है तो क्यों है? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो हमारा Fe होता है, Fe इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, लूज करता है। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कि जो Fe जो होता है, Fe की जो सजगता होती है, Fe की जो बैलेंसी होती है, सजगता होती है, ये तत्व एक ऐसा तत्व है, इसकी सजगता 2 भी हो सकती है या फिर 3 भी हो सकती है। अब आप तो जो हमारा 2 हो सकती है या क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। अब प्यारे बच्चों, 2 और 3 कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा, कभी आप देखते हैं कि लिखा हुआ आपको मिलता है Fe। क्या मिलता है? FeCl2, और कहीं पर आपको मिल जाता है FeCl3। मिलता है कि नहीं मिलता है? यस या नो? कहीं पर आप देखते हैं कि आपका FeCl2 लिखा होता है और कहीं पर आपका FeCl3। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, ये जो हमारा होता है तत्व जो होता है, इसको ये परावर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? परावर्ती संयोजकता को। परावर्ती संयोजकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। मतलब वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट है। ये कैसा एलिमेंट है? वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट है। इसकी संयोजकता कभी 2 हो सकती है, कभी इसकी क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। अब प्यारे बच्चों, जब आपका FeCl2 लिखा जाता है तो इसको फेरस पढ़ते हैं, और जब आपका FeCl3 लिखा जाता है तब इसको फेरिक पढ़ते हैं। तो जब फेरिक, जहां पर इक लग जाए, जहां पर प्यारे बच्चों इक लग जाए, वहां पर समझ लेना संयोजकता इसकी बढ़ गई। मतलब इक, मतलब थोड़ा सा आपको, जैसे कोई बड़ा काम करते हैं तो एक हिचकी सी मतलब लेते हैं इक, तो इक जहां पर लगे तो समझ लेना इसकी संयोजकता बड़ी होगी। जहां पर लगे अस, तो अस आप क्या कहते हैं? यहां पर इसकी संयोजकता छोटी होगी, मतलब यहां पर इसकी संयोजकता 2 होगी, और जहां पर फेरिक होता है वहां पर संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट बात देखेंगे कि जो हमारा लोहा होता है, लोहा बहुत कम ही क्या होता है कि मुक्त अवस्था में मिलता है। लोहा बहुत कम मुक्त अवस्था में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। अगर फ्री स्टेट में पाया जाता, मुक्त अवस्था में लोहा मिलता होता, तो सभी व्यक्ति क्या करते? लोहे को निकाल लेते और उसका यूज करते। जैसे पानी फ्री मिलता है, सबके घर में बोरिंग हो जाती है, पानी मिल जाता आसानी से। अगर ऐसे सोना मिलता होता, सब लोग बोरिंग खोद लेते, सोना को निकाल लेते। इसी तरीके से अगर कॉपर, जितनी भी धातुएं अगर मुक्त अवस्था में मिलती होती तो सभी व्यक्ति क्या करता? उसको खोद कर निकाल लेता और यूज करता। बट ऐसा नहीं है।
प्यारे बच्चों ये मुक्त अवस्था में नहीं होती है, फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, ये कंबाइंड स्टेट में मिलती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में जब मिलती है तो इसमें बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियां होती है, और उन अशुद्धियों को हम बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारी विधियों के द्वारा उन अशुद्धियों को, उन इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तब हमारी कहीं पर प्योर मेटल क्या होती है, ऑब्टेन हो पाती है, प्राप्त हो पाती है। तो प्यारे बच्चों ये सभी की सभी जितनी भी हमारी एक्टिव मेटल्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती है, कंबाइंड स्टेट में ही पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उल्काशम। एक उल्काशम जो होता है इसको आप लोग याद रखेंगे, उल्काशम जो होता है, उल्काशम, ये उल्काशम जो होता है लोहा मेट्रॉइड आयरन एक मिश्र धातु है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है कि उल्काशम क्या है, तो उल्काशम आप जानेंगे कि लोहा का एक क्या है, मिश्र धातु है। क्या है, लोहे की एक मिश्र धातु है जिसमें निकिल जो होती है वो 3 से 8% इसमें निकिल क्या होती है, पाई जाती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो उल्काशम मिश्र धातु होती है, जो उल्काशम मिश्र धातु होती है, जो उल्काशम आपकी एक मिश्र धातु होती है, उसमें निकिल कितने प्रतिशत होता है, उसमें निकिल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि वहां पर जो निकिल होता है वो 3 से 8% उसमें क्या होता है, निकिल होता है। ओके, यहां तक की कोई समस्या? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्यारे बच्चों यहां से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा, श्योर बनेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। देखिए लोहे जो होता है, मैंने बताया कि लोहा एक एक्टिव मेटल होती है, सक्रिय मेटल होती है, सक्रिय मेटल होने के कारण ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है। तो लोहे के कुछ अयस्क हैं, कुछ ओर्स हैं, इंपॉर्टेंट ओर्स। प्यारे बच्चों पहला ओर्स जो हमारा देखिएगा हेमेटाइट, यहाँ पर लिखा हेमेटाइट, और हेमेटाइट का जो फार्मूला प्यारे बच्चों होता है, हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है Fe2O3। हेमेटाइट का जो फार्मूला होता है वो Fe2O3 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिमोनाइट का फार्मूला क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपको एक देखिएगा, इसमें कुछ ट्रिक चलेगी, कुछ आप ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको ट्रिक लगाना है कि देखिए यहां पर ये है हेमेटाइट, ये आपका क्या है, हेमेटाइट है, और ये आपका क्या है, लिमोनाइट। तो यहां पर हेमेटाइट और लिमोनाइट में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर Fe2O3.3H2 है, मतलब जो हमारा हेमेटाइट का फार्मूला होता है, हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3 होता है। लेकिन अगर उसी में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए, अगर उसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए तो वो किसमें बदल जाता है, लिमोनाइट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, लिमोनाइट में बदल जाता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जो हमारा मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट में क्या होता है, Fe3O4 होता है। अब आप देखिएगा, आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपका हेमेटाइट Fe2O3 है, लिमोनाइट आपका Fe2O3.3H2O है, मैग्नेटाइट आपका Fe3O4 है। इसके बाद एक ये बात पूछ लिया, इनमें से पूछा जाता है, चाहे हेमेटाइट पूछा जाए, चाहे आपका लिमोनाइट पूछा जाए, चाहे आपका मैग्नेटाइट पूछा जाए, चाहे सिड्रेट या स्पैथिक आयरन, स्पैथिक आयरन या सिड्रेट का फार्मूला क्या होता है, तो सिड्राइट या स्पैथिक आयरन का फार्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है, FeCO3 होता है। क्या होता है, FeCO3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये आपका आना ही आना है, इसलिए एक बार इनको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग देते हैं कि आप देखिए यहां से हो सकता है आपके केमिस्ट्री में प्रश्न ना बने, आपका केमिस्ट्री में इससे प्रश्न ना बने, लेकिन इस पॉइंट से आपका जीके में प्रश्न बन जाता है। जो आपकी जीके आती है जनरल साइंस जीएस, उसमें आपका प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो लोहा इस्पात है ये कहां पर, इसके कारखाने कहां पर हैं। तो लोहा इस्पात के प्यारे बच्चों अगर आपसे कारखाने पूछे जाए कि लोहा इस्पात हमारा मोस्टली इसके कारखाने कहाँ, ये कहां पर मिलता है, कहां पर इसकी प्रचुर मात्रा में भंडारण है, तो प्यारे बच्चों इनके कारखाने जो होते हैं वो आपके क्या है, सोर से बात पूछा जाता है। जमशेदपुर राशन आपको मिलेगा, एक आपको भिलाई मिलता है, एक भिलाई मिल जाता है, एक राउरकेला मिलता है, और एक आपका दुर्गापुर मिलता है। तो प्यारे बच्चों स्टील के लिए तो दुर्गापुर मस्ट फेमस है। आप देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से इस्पात, लोहा इस्पात के कारखाने होते हैं। अब उसमें से एक ऑप्शन इसमें से दिया होगा, या तो जमशेदपुर दिया होगा, या राउरकेला दिया होगा, या भिलाई दिया होगा। तो इनको आप जरूर याद करिए। जीएस में आपका ये प्रश्न 100% बनता है, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि ये आपका जीएस जो धातुएं हैं, धातुओं से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। कोई भी एग्जाम हो मोस्टली ये पूछा जाता है कि जब जैसे मिर्जापुर जो है कुछ धातुओं के लिए फेमस है, तो प्यारे बच्चों सभी लोग मिर्जापुर में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, वहां पर कौन सी धातु मिलती है, उसके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर हुआ? तो हमने आपको बताया कि आयरन्स के क्या क्या ओर्स होते हैं। सबसे पहले आपका हेमेटाइट ओर्स है। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है।